और उस बोध कराने में न बस जलानी है, न सड़कों के ऊपर ऊधम करना है, न रेल जलानी है, न भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये नारे लगाने हैं। बल्कि ऐसे नारे लगाने वाले, रेलों पे आग लगाने वाले, बसों को उड़ाने वाले लोग, इस राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने वाले लोगों को आपको बेनकाब करना है। और इतना बेनकाब करना है कि राज सत्ता को यह पता चल जाए कि कौन लोग हैं। और यह भूमिका भारत के युवाओं ने, राष्ट्रवादियों ने पहली बार निभाई। और जब आप एक्टिव हुए, आप प्रोएक्टिव हुए और आपने अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ मैं एक नागरिक हूं, मैंने वोट दे दिया है, मैंने इनकम टैक्स जमा कर दिया है, अब सब कुछ सत्ता की जिम्मेदारी है, यह नहीं होता। देश का नागरिक जब तक जागरूक नहीं होता तो सत्ताएं आती हैं, ऐसे जघन्य कार्य करके चली जाती हैं कि हमको पता नहीं चलता। ऐसे ही बहुत सारे जघन्य कार्य जो कर गई हैं उनका अब पता चल रहा है। तो इस सरकार या वो सरकार, जो भी सरकार है, उसका ज्यादातर समय उन पुराने गलत कामों को ठीक करने में जाया हो रहा है। वो अपना रोड मैप रखें, उससे पहले पुराने इतने गड्ढे हैं कि उन गड्ढों को भरेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ गड्ढे तो सड़क में होते हैं, लेकिन कुछ गड्ढे भारत की व्यवस्था में, संविधान में, संसद में किए गए हैं। अगर उनको नहीं भरा जाएगा तो आप आगे सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत सारे नैरेटिव बने। एक लड़ाई जो सरकार पार्लियामेंट में लड़ती है, बहस होती है, बहस के बाद सारी चीजों के बाद वहां वोटिंग होती है किसी विषय के ऊपर। जब वोटिंग होती है, वो मुद्दे में अगर मेजॉरिटी उसको वोट दे देती है, वो कानून बन जाता है। तो वहां तो लड़ाई सही चल रही है। लेकिन मेरी जो लड़ाई है, जो आपकी लड़ाई है, जो आने वाले कल की लड़ाई है, जो आप युवाओं की जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप सही नरेटिव को समझें, सही नारों को समझें, तत्कालिक लाभ हानि में न पड़ें। आपको जैसे अपना पूरा कैरियर निर्माण करना है, अगले 50 साल का आपके पास समय है। आप माने कि इस देश के इस अपने साथ साथ इस देश का भी चरित्र आपको अगले 50 साल तक, जब तक आप जीवित हैं, उस रास्ते पे ले जाना है कि वहां से फिर जब हम अगली पीढ़ी को दें तो ये राष्ट्र जहां पर आप ले गए थे वहां से आगे जाए। बल्कि ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को दांव पे लगा दें और अपना भविष्य बनाएं। आप अपना भविष्य बनाएंगे और राष्ट्र अगर गर्त में चला गया तो आपके भविष्य बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान इस राष्ट्र से है। ये राष्ट्र नहीं रहेगा, ये कमजोर रहेगा, ये बीमार रहेगा तो लोग कहेंगे ये एक बीमार राष्ट्र के नागरिक हैं। तो जब आप दुनिया की, आपके राष्ट्र के प्रति वो सम्मान नहीं होगा तो फिर सम्मान आप में भी नहीं होगा। आप अमेरिका में जाके करोड़ों रुपया कमा लें, दुनिया के देशों में जाके करोड़ों रुपया कमा लें, लेकिन लोग आपको कहेंगे ये भारतवंशी है। कौन सा भारतवंशी है? जिस भारतवंश के अंदर सड़कों पे जिहादी, मस्जिदों में जिहादी, पार्लियामेंट में जिहादी देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और ये उस देश के लोग हैं कि अपना देश छोड़कर यहां तो आए हैं, लेकिन इनके देश की हालत बहुत खराब है। तो आपका सम्मान आपके राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो यह मत समझिए कि आपकी निजी तरक्की आपको चंद लोगों के बीच में इज्जत दिला सकती है। और जब तक आप संपन्न हैं तब तक लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आपके राष्ट्र का या आपके घर का, राष्ट्र के रूप में अगर आप अपने घर को भी ले लें, अगर आपके घर की इज्जत नहीं है, आपका घर जर्जर है, आपके घर के अंदर जो आपकी पूजा पद्धति है, जो आपके मूल हैं, जो आपकी परंपरा, अगर आपके घर में उन्हीं का उपहास हो रहा है तो आपके घर की इज्जत नहीं है, तो फिर आपकी इज्जत भी बाहर नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए कुछ चाटुकार आपकी पैसे से, रुपए से जरूर आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन वो इज्जत नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि जो नरेटिव हैं
ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इन नरेटिव्स को राज सत्ता जब बनाती है तो राज सत्ता के नरेटिव दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे जुमले बनाओ, एक ऐसे नरेटिव बनाओ जिससे हमारा राज मजबूत रहे, हम ज्यादा से ज्यादा सत्ता पे बैठ के सत्ता का सुख भोगे, इसका दोहन करें। लेकिन एक राज सत्ता होती है, जब राज सत्ता की सोच और समाज की सोच और राष्ट्रवादियों की सोच एक होती है तो बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी राष्ट्रवादियों की होती है, उस राष्ट्र को बचाने वालों की होती है। इसलिए सही नारों का चयन कीजिए, सही बात पे डिबेट कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप आजाद मुल्क के नागरिक हैं, आप यहां पैदा हुए हैं, आपके पूर्वजों की यह धरती है। कोई बाहर से आने वाला आदमी आपको टर्म डिक्टेट न करे, उसका सम्मान है वो रहे, लेकिन भारत की आस्थाओं को, परंपराओं को, यहां के सरोकारों को, यहां की संस्कृति को, यहां के इतिहास को जो तोड़ेगा उसे भारत नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों ने एक किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि यह आपके राज्य का मामला है, यह गुजरात का मामला है, इसलिए जरूर पढ़िए। और आपका दुश्मन कौन है, देश का दुश्मन कौन है, सनातन का दुश्मन कौन है, इस संस्कृति का दुश्मन कौन है, इस दुश्मन बोध जो है वो भी आपका ठीक नहीं है। इसलिए हमारा शत्रु बोध क्या है, शत्रु का बोध ही नहीं है। हमको होता है कभी कभी शत्रु आपके इर्द गिर्द होता है और आपको एहसास नहीं होता है, और सही बात आपको वो शत्रु पढ़ने नहीं देता, सही बात तक जब जब आप जाते हैं तो भटकाने लगता है। जब ये राष्ट्र सामूहिक तौर पे जात पात से उठ करके आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोग आपको वो शत्रु जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सनातन के खिलाफ हैं, जो इस राष्ट्र के खिलाफ हैं, जो गजवाए हिंद के फुट सोल्जर हैं, जो एक किसी छोड़ी हुई लेगेसी को पूरा करना चाहते हैं, जो खिलाफत को यहां स्थापित करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो अपने एजेंडे में आपको कब किस तरीके से शामिल कर लेते हैं, और आप जाने अनजाने उस एजेंडे पे चले जाते हो, वही नारे लगाते हो। इसलिए आपने जब जब उन मुद्दों को उठाया तो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इतिहास में नहीं जाना है भाई, अब क्या करना, वो तो इतिहास, वही इतिहास आज वर्तमान जो हो रहा है उसके पीछे वो इतिहास है, और जो आज हो रहा है वो कल तय करेगा। तो लोग अपने एजेंडे के लिए इतिहास का जिक्र करते हैं, और जब आप अपने एजेंडे के लिए इतिहास का जिक्र करते हैं तो कहते हैं आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं, इतिहास में छोड़िए, ये हुआ वो हुआ। तो आपके झूठे नारे क्या थे, ये साझा संस्कृति। ये साझा संस्कृति कब थी? हजारों साल से जितने भी आक्रांत आए, और उन आक्रांताओं के जो आज यहां 30 से 35 करोड़ वारिस घूम रहे हैं, वो कहते हैं हमारी तो साझा संस्कृति थी, ये कहां थी, मुझे मिलती नहीं। गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या हुआ, उनके पुत्रों के साथ क्या हुआ, अर्जन देव के साथ क्या हुआ, ये शीशगंज गुरुद्वारा है, ये क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, और आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि चीजें हैं, लेकिन आज का युवा जो जागरूक है, जो चीजों को समझ रहा है, और वो ये जानता है कि आज जो ऐसे हालात बने हुए हैं जिसके कारण उसके पास न सरकारी उसको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, न उसको सुविधाएं मिल रही हैं, जो उसके मां बाप इस देश को टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये टैक्स का करोड़ों रुपया कहां जा रहा है, और जो अपॉर्चुनिटीज उस युवा के लिए थी वो किसी और के पास क्यों जा रही हैं, क्या कारण है, किस तरीके से उनको दी जा रही है, और क्यों दी जा रही है, ये उसको पता ही नहीं चल रहा। इसलिए ये साझा संस्कृति की बात करने वाले लोग ये वही झूठे मक्कार हैं जो आज दहलवी और सलमान खुर्शीद जैसी मानसिकता वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए केरला में एक जगह है मोपला,
अब अगर इसकी जब भी चर्चा होगी तो लोग कहेंगे ये आरएसएस का झूठ है, ये उनकी किताबें ऐसे कहती हैं, ऐसा तो नहीं हुआ था। और ये वो आदमी कह रहा है जो आप ही की उम्र का है। आप भी मोपला नहीं गए, वो भी मोपला नहीं गया, लेकिन वो मोपला की सच्चाई जब जब आप उठाएंगे वो कहेगा ऐसा नहीं हुआ था, जैसे वो वहां मौजूद था। तो एक ही उम्र के दो लोग बात कर रहे हैं, तो वो अपनी बात पे कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था और आप कह रहे हैं ऐसा हुआ था। तो वो रेफरेंस नहीं दे रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप उस तरफ न जाएं, उस सच्चाई को न जानें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो वर्तमान में कश्मीर में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है, आधे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल पहले से क्या हो रहा था, आज अहमदाबाद में दोबारा से क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, कौन ताकतें वो सर उठा रही हैं दोबारा से, क्योंकि आप उस तरफ बात नहीं करना चाहते। तो मोपला का जिक्र मैं खास वजह से आज कर रहा हूं। मोपला में क्या हुआ आप सब जानते हैं कि मोपला केरला में एक जगह थी जहां मुसलमानों ने 5-5 साल के बच्चे, महिलाओं को, लड़कियों को इतनी बर्बरता के साथ हजारों को मारा। सबसे बड़ा मैसेकर, कत्लेआम जिसे कहते हैं, वो हुआ। लेकिन इस पे बात नहीं करनी चाहिए हमें।